तो सबसे पहले आप सभी प्यारे मित्रों को नमस्ते और सभी को राम राम। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मेरा सर आप देख पा रहे हैं स्टडी एट होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जिसे हम कहते हैं, यानी कि भारतीय डाक विभाग। भारतीय डाक विभाग जो उत्तर प्रदेश परिमंडल लखनऊ में उनके द्वारा 27 सितंबर को पोस्ट ऑफिस में ड्राइवर भर्ती 2024 का रिटन एग्जाम लिया गया, जिसमें टोटल कैंडिडेट 693 इसमें एनरोलमेंट थे, जिनमें से लगभग 500 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए। और इसका जो ड्राइविंग का पेपर होगा उसका लाइव सॉल्यूशन यहां पर आज हम करने वाले हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा, ये जो पेपर था इसमें टोटल कुल मिला के 80 क्वेश्चन पूछे गए और 80 में से 30 क्वेश्चन ड्राइविंग और व्हीकल मेंटेनेंस का जो पोर्शन है वहां से पूछे गए। मैंने पूरी कोशिश की बच्चों को पूछने की, भेजने की कि भाई क्लियर पीडीएफ भेजना, लेकिन फिर भी बच्चे हैं वो क्लियर पीडीएफ बनाने के हो सकता है उनको आदत नहीं होगी। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, जहां तक हो सकता है आपको दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और आज का ये जो सेशन रहेगा केवल ड्राइवर पार्ट के क्वेश्चंस का रहेगा, तो हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद है आपको इसमें काफी अच्छा जो समझ में आएगा, और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन जो इजी गोइंग होंगे उन पे ज्यादा टाइम कंज्यूम हम नहीं करेंगे। पेपर काफी लेवल का था, काफी क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के पूछे गए, और लगभग क्वेश्चंस ऐसा समझो हमारा जो ऑल इन वन पेक है वहां से पूछ लिए गए। 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन जो है हूबहू हमारे जो सिलेबस हमने जो आपको पढ़ाया है वहां से आगे हैं। 4 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से और बेसिक नॉलेज से संबंधित भी पूछे गए हैं। और यहां पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पेपर का जो प्रश्न नंबर 51 है जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, और मैं रेड पेन ले लेता हूं, मेरे हिसाब से रेड में अच्छा दिखेगा। कोई भी डाउट आपको किसी भी क्वेश्चन पे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दिखिएगा भाई, ठीक है। चलो ठीक है, ये साइज ये ठीक रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि क्या है। पहला प्रश्न है, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है। ट्रैफिक साइन यानी एक त्रिभुज में ट्रैफिक साइन है, और ये आगे से क्या है, चौड़ा है, और बीच में से संकड़ा है, और वापस चौड़ा है। यानी दोबारा बताता हूं मैं, थोड़ा सा ये सिंबल क्योंकि ऐसे बना नहीं मुझसे, दोबारा बनाता हूं मैं। यानी कि बीच में से साइन ऐसे, आगे से चौड़ा और पीछे से भी चौड़ा। यानी कि हम कह सकते हैं आगे से चौड़ा, पीछे से चौड़ा, बीच में से संकड़ा। तो यहां पर यह साइन होता है जब कोई ब्रिज आता है, आप किसी 4 लेन पे चल रहे हैं, जैसे पुलिया आता है तो वहां रोड संकड़ी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरो ब्रिज अहेड, यानी आगे संकीर्ण पुल, आगे छोटा पुल है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है। देखो आगे से तो चौड़ा है और पीछे से आगे से संकड़ा है, पीछे से चौड़ा है। यहां पर देखो एक तो संकेत ऐसा होता है, एक इस प्रकार का भी संकेत आ सकता है भाई, इस प्रकार का संकेत भी आ सकता है। यहां पे एक ऐसी लाइन आएगी, है ना। तो ये डाइवर्जन भी हो सकता है, या कुछ अलग ये अलग तरीके से भी आपको संकेत दे सकता है। यानी कि यहां पहले क्या थी, 2 लेन थी, और अब आगे इन 2 लाइन को मर्ज करके एक कर दिया गया है। यानी ट्रैफिक का विले भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहां पर जो प्रश्न में आया है वो ये आकृति आई है, और ये आकृति है कि यहां तो चौड़ा है और आगे से संकड़ा है। तो हम कह सकते हैं आगे संकीर्ण पुल, गलत, आगे संकड़ी सड़क, यानी नैरो रोड अहेड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है 53 आप लोगों के पास में सामने दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज करने वाला होता है। आप सभी ने 2 साइन देखे होंगे, और दोनों कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देता हूं। एक तो साइन देखो होता है गोल आकृति में होते दोनों, एक होता है इस प्रकार से, यहां पे ऐसे नहीं होगा अभी, ऐसे नहीं होगा, वो होगा बीच बीच में बनाया होगा, ठीक है ना। एक तो होगा इस प्रकार की पट्टी आएगी, ठीक है, और एक जो ये संकेत आया है इसमें ये क्रॉस लाइन को एकदम टच करती हुई 2 ये लाइनें हैं ना, ये यहां से ब्लैक है। तो जो तिरछे वाला है ना, ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंड है, या एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यानी कि गति समाप्ति चिन्ह या रोक समाप्ति चिन्ह। और जो ये सीधाई में होता है ये नो पार्किंग का होता है भाई, है ना। तो इन दोनों साइनों को आपको ध्यान में रखना है। कई बार मैंने आपको क्लास में बता दिया है, फिर भी आपको रिमाइंड रखना है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये गति प्रतिबंध खत्म, यानी कि एंड ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 आप लोगों के सामने आ चुका है। रक्षात्मक ड्राइविंग क्या है। यानी एक जो ड्राइवर होता है या कोई भी व्यक्ति होता है
वो एक अपने आप की रक्षा करने के लिए उसको दिमाग में क्या चीज रखनी चाहिए। तो एक बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, मेरे हिसाब से किसी ने भी इसको गलत नहीं किया होगा। यहां पर पहला ऑप्शन है, ड्राइवरों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं दोनों द्वारा यातायात नियमों और सड़क संकेतों के उल्लंघन की आशंका से सावधानी से गाड़ी चलाना। यानी आप अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं तो आपको यह सोचना है कि जो आगे या पीछे या बगल में जो गाड़ी चला रहा है वो गलती कर सकता है, वो नादान हो सकता है, वो मतलब कि बेईमान हो सकता है, शराबी हो सकता है, या जो सड़क के नियमों का उल्लंघन करने वाला हो सकता है। ऐसा मानकर आपको गाड़ी चलाना, यानी कि आपको दूसरों से भी अपने आप को बचाना है। जरूरी नहीं कि आप खुद की गलती से ही एक्सीडेंट होंगे, आप दूसरों की गलती से भी हो सकते हैं ना। तो आपको यह मानना है कि जो व्यक्ति आगे पीछे कहीं पर भी है तो वो सड़क के नियमों का पालन नहीं कर रहे होंगे, उनको गाड़ी चलानी नहीं आ रही होगी, उनके कंट्रोल में गाड़ी नहीं होगी, तो मुझे उनसे बचना है। और यही सेंटेंस ए है, वो कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, सड़क के संकेतों की परवाह किए बिना नहीं जा सकते वे गलत है। इस धारणा से ड्राइविंग करना कि अन्य सड़क उपयोगकर्ता अपनी सुरक्षा के बारे में सतर्क रहेंगे। आप ऐसा सोचें कि मैं तो केवल मेरा ध्यान रखूं, दूसरे लोग जो है वो अपना खुद का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है भी। आपको दूसरों से बचाव भी करना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। सड़क के संकेतों को पूरा ध्यान देते हुए गंतव्य तक पहुंचने के उद्देश्य से ड्राइविंग। आप सड़क के संकेतों का पालन करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है बात तो, लेकिन ए वाली जो बात है वो काफी अच्छी बात है, तो आपको ए को फॉलो करना है। ए में सारी चीजें आ गई है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, राइट, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 55 पे हम चलते हैं। जो प्रश्न आसान है वहां पे हम टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे भी। प्रश्न 55 है, शैक्षणिक संस्थान के पास एक हल्के मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति, यानी कि प्रश्न आया है स्पीड लिमिट का, और स्पीड लिमिट की जो का उल्लेख है मोटर व्हीकल एक्ट में, आप सभी को विदित होगा कहां पे है, कई बार पूछा जा चुका 112 में। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो धारा 183 स्पीड लिमिट के ऊपर जुर्माना लगाती है। कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए कि स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर ओवर स्पीडिंग में आप लोगों पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। आप सभी को विदित होगा शैक्षणिक संस्थान के पास प्रश्न आया है, तो इसका राइट आंसर 25 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। आप सभी को विदित होगा कि एक तो 1989 में CMVR आया था, CMVR, एक मोटर व्हीकल एक्ट आया था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, एक मोटर व्हीकल रूल अभी 2017 यानी कि 2017 में आए थे। अब मैं बात करता हूं मोटर व्हीकल एक्ट में, तो यहां पे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का उल्लेख किया गया है। मोटर व्हीकल रूल जो है यहां पे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का यहां पे उल्लेख किया गया है। यानी दोनों ही कथन सही है, लेकिन जो क्वेश्चन में आ जाए बस वही आपको टिक करना है। तो 24 और 25 में से क्या आया है, ऑप्शन नंबर 1 आया है। अब इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि इसके अलावा वो कौन कौन सी जगह है जहां पे आपको स्पीड लिमिट है वो कंट्रोल में रखनी पड़ेगी और 25 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा आप वहां पे नहीं कर पाएंगे। तो वो जगह कौन कौन सी है, स्कूल हो गई, सड़क पे काम चल रहा हो, कोई किसी पशु या जानवर को आप गाड़ी में डालकर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हो, या कोई पुलिस का कोई मार्च चल रहा हो, या कोई जुलूस या सेना जा रही हो, या किसी खराब वाहन को आप टो करके ले जा रहे हैं, या सड़क पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो ऐसी जगह होगी वहां पे आपको गाड़ी की जो स्पीड की लिमिट है वो 25 किलोमीटर पर आवर, ये प्रति घंटा अभी बता दूं मैं आपको, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 आप लोगों के सामने आ चुका है। डाउनहिल में न्यूट्रल गियर में वाहन चलाना खतरनाक है क्योंकि यह निम्नलिखित को प्रभावित करता है। आप लोगों को कई बार क्या है, जब आप किसी भी ड्राइविंग टेस्ट में जाते हैं तो कई भर्तियों में लॉन्ग ड्राइव होती है। लॉन्ग ड्राइव में क्या होता है, आपको कहते हैं कि 60 की स्पीड से गाड़ी चलाओ, 60 या 70 यानी स्पीड में गाड़ी चलाओ। आप स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, फिर वो अचानक से कहते हैं कि गाड़ी को रोको, तो कई बच्चे क्या करते हैं, रोकते समय तुरंत क्लच को दबा देते हैं, क्लच दबा के फिर ब्रेक दबाते हैं। लेकिन जब गाड़ी स्पीड में चल रही होती है तो गाड़ी को रोकने का जो ट्रिक होता है वो जल्दी रोकने के लिए आपको डायरेक्ट ब्रेक प्रेस करने होते हैं। स्पीड में भागती गाड़ी को रोकने के लिए कभी भी क्लच का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लच का प्रयोग कब किया जाता है, जब आपकी गाड़ी की स्पीड 20 या 25 किलोमीटर की लगभग आ जाए, तब आप जो ब्रेक का इस्तेमाल क्लच का प्रयोग कर सकते हैं। उससे पहले आपको केवल ब्रेक प्रेस करना है। होगा क्या, क्योंकि जैसे आप स्पीड को छोड़ोगे,
जो एक्सीलरेटर है उसको छोड़ोगे तो इंजन अपने आप खुद की पावर से भी खुद को रोकने का प्रयास करेगा। अगर आपने क्लच दबा दी तो फिर जो इंजन है वो इंजन पहियों से डिस्कनेक्शन हो जाएगा, ट्रांसमिशन सिस्टम से अलग हो जाएगा, फिर इंजन का ट्रांसमिशन सिस्टम पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहेगा। इसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो देरी से रुकेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि गाड़ी को रोकने में ब्रेकों के साथ साथ इंजन का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप कभी कभी देखते हैं ढलान में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो अब अगर आपने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया है फिर ब्रेक बहुत कम काम करते हैं। वहीं अगर आपने गाड़ी को 1 नंबर गियर में डाल दिया है और फिर आप ब्रेक भी दबाते हैं तो गाड़ी पूरी कंट्रोल में रहेगी। ढलान में आपको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जब भी आप ढलान में नीचे उतर रहे हैं तो आपको कभी भी गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ब्रेक फेल होने की भी संभावना रहती है ना, तो 1 नंबर में गाड़ी अगर रहेगी तो उस 1 नंबर वाली गाड़ी की स्पीड से ज्यादा तो दौड़ ही नहीं पाएगी, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर अगर डाउन हिल में न्यूट्रल गियर में आप वाहन चलाते हैं वो खतरनाक होता है। क्योंकि इससे क्या प्रभावित होता है, उससे प्रभावित होता है ब्रेकिंग जो एफिशिएंसी। आपके गाड़ी के ब्रेक जो है वो फेल हो सकते हैं, ब्रेक फेल हो सकते हैं क्योंकि गाड़ी को रोकने में इंजन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। प्रश्न संख्या 57, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 चालक के नियमन में से किन कर्तव्यों को निर्धारित करती है। तो यहां पर देखो चालक के निम्न कर्तव्य, चालक के कर्तव्यों के संबंध में यहां पे बात आई है। तो आपको यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो चीज आपको याद रखना है धारा 131, एक धारा 134 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं अभी बता देता हूं। एक तो धारा 130 भी इंपॉर्टेंट है, अभी धारा 130 भी है। 30 में क्या है, ड्राइवर को है वो डीएल या आरसी या अन्य जो अदर डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करने होते हैं, दिखाने होते हैं किसको, पुलिस वालों को या आरटीओ जो भी मांगता है। एक धारा 131 जो है वो यहां पर क्या कहती है, चालक का कर्तव्य होता है कि जब भी वो रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करेगा वहां पर जो रेलवे क्रॉसिंग करते समय वो भी अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, जहां पे फाटक बनी हुई नहीं है ना, जहां पे गार्ड लगा होगा वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो क्लोज हो जाएगी। लेकिन जहां पे गार्ड नहीं लगा हुआ है उसे हम अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। तो आप अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग को अगर क्रॉस करेंगे तो आप एक चालक का दायित्व है कि वो श्योर करे कि कोई भी दुर्घटना नहीं होगी या मतलब कि इसको पार करना सुरक्षित है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। धारा 131 इसको बयान है वो कर रही है। इसके अलावा धारा 133 मालिक का कर्तव्य ड्राइवर का नहीं है। धारा 134 जो है वो एक ड्राइवर, ड्यूटी ऑफ ड्राइवर, ड्यूटी ऑफ ड्राइवर, और वो भी किस मामले में, कोई दुर्घटना हो जाती है ना, दुर्घटना के मामले में। अब यहां पर एक चीज आप बताइए, अगर धारा 134 का उल्लंघन करते हैं तो एक ड्राइवर एक अपराधी माना जाता है अगर आप धारा 134 के तहत ड्राइवर के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं अगर उल्लंघन करेंगे तो धारा 186 लागू होगी। अब आप लोगों को यह बताना है कि धारा 186 का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो कितने रुपए का जुर्माना आपको पे करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, जो भी साथी पढ़ रहे हैं, जो होशियार अपने आप को मानते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर बताते हैं। प्रश्न संख्या 58 आप लोगों के सामने आ चुका है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार ई रिक्शा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ई रिक्शा का मतलब है जो बैटरी से चलने वाला रिक्शा। आजकल छोटे रिक्शा आते हैं ना जो बैटरी से चलते हैं, तो बहुत आते तो महंगे लेकिन सस्ते पड़ते हैं क्योंकि डीजल और पेट्रोल की तुलना में वो काफी सस्ते पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो उनकी कैपेसिटी के बारे में या उनके संबंध में जो कथन पूछा गया है उसके बारे में आपको सही उल्लेख करना है। पहली बात तो ये है कि इसका उल्लेख है वो किस सेक्शन में किया गया है वो भी आप बता दे। देखें तो चलो मैं बता देता हूं। इसका जो ई रिक्शा जो है, ई रिक्शा का जो उल्लेख किया गया है, ई रिक्शा का इसका उल्लेख धारा 2A में किया गया है। धारा 2 में तो आप सभी को पता है डेफिनेशन है, वाहनों की परिभाषाएं हैं, और धारा 2A किससे संबंधित है, धारा 2A ई रिक्शे से संबंधित है। अब इस धारा 2A में क्या कहा गया है वो चीजें आपको यहां पर थोड़ा सा जो है बतानी है। तो मेन चीज ये है कि यहां पर थोड़ा सा बच्चों को डाउट भी होता है। 1989 यानी कि 1989 है, इसका मतलब है इसमें पूछा है CMVR, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989। इसके तहत कोई भी जो वाहन होगा जो बैटरी से चलेगा, ई रिक्शा होगा, उसकी कैपेसिटी 2000 वाट होगी। ठीक है, साथ ही वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैक्सिमम गति से वो दौड़ सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा की स्पीड उसकी नहीं होगी क्योंकि
इससे ज्यादा स्पीड उसकी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो जब चलता है तो आवाज नहीं करता, और आगे चल रहे या पैदल यात्री को पता ही नहीं चलता कि पीछे से कोई बहुत तेज गति से कोई रिक्शा भी आ रहा है क्या। हालांकि यहां पर जो गाड़ियां चलती है, रिक्शे चलते हैं, इनकी स्पीड ज्यादा होती है ना। तो यहां पर देखिए, एक तो हो जाएगा 2000 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये ठीक होगा। दूसरा ये भी ठीक होगा, यानी कि ए और बी दोनों कथन ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा 2A है, जिसका उल्लेख मैंने अभी आपको बताया है, इसमें इस रिक्शे के बारे में 4000 वोट के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों ही चीजें, क्योंकि CMVR जो है, इसमें जो चीजें लिखी गई है वो 1989 के हिसाब से लिखी गई है, और जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें आप सभी को बताया समय समय पर जो है 2015 में भी हुआ था, 2019 में भी इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो जो लेटेस्ट खबर है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिक्शा होगा उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसकी मोटर की या उसकी बैटरी की जो पावर होगी वो 4000 वाट होगी। 4000 वाट, वाट हमेशा पावर को दर्शाता है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया है पावर के बारे में, मतलब कि कुल क्षमता इसमें पूछा गया, दे नेट पावर ऑफ मोटर सेल नॉट बी मोर देन 2000 वाट, यानी कि यहां पर मोटर की पावर के बारे में जो है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 आप लोगों के सामने आ चुका है, पढ़िए ध्यान से, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं इसको। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प चालक का कर्तव्य है, ठीक है, जब उसका वाहन किसी ऐसे दुर्घटना में शामिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति होती है या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान होता है। ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि आप अगर कोई व्हीकल चला रहे हैं और आपके वाहन से एक एक्सीडेंट हो गया है जिससे किसी व्यक्ति की मौत हो गई है या उसका हाथ पांव टूट गया है, मतलब खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, या उसकी संपत्ति का कोई बड़ा नुकसान हो गया है, हजारों में लाखों में, ठीक है, तो आपका क्या कर्तव्य है वो आपको बताना है। आप सभी को पता होगा कर्तव्य धारा 134 में, अभी मैंने आपको बताया था, उल्लंघन करेंगे तो धारा 186 लागू होगी। जुर्माना आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में काफी कम लोगों ने बताया है, और बताइए सही जवाब आते ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। दुर्घटना में शामिल चालक को दुर्घटना स्थल पर तुरंत अपना वाहन रोकना चाहिए, यानी कि जैसे ही दुर्घटना हुई आपको उसी जगह गाड़ी को रोकना पड़ेगा, और घायल पक्षों को सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिसमें चिकित्सा सहायता यानी कि मेडिकल हेल्प है आपको वहां पे करना होगा, और आपको उनको फर्स्ट एड भी अगर पॉसिबल हुआ तो देना हो, जितना पॉसिबल होगा उतना आपको फर्स्ट एड वहां पे देना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। भीड़ के गुस्से या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य वजह के कारण चालक दुर्घटना स्थल को छोड़ सकता है। भीड़ के गुस्से या उसके नियंत्रण से परे, यानी इनके अलावा भीड़ के गुस्से या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य वजह के कारण चालक दुर्घटना स्थल को छोड़ सकता है। नहीं भाई, मुझे लग रहा है या तो इसमें ट्रांसलेशन में एरर है। भीड़ के गुस्से या उसके नियंत्रण के कारण छोड़ सकता है, अन्य कारणों से वो नहीं छोड़ सकता। अगर एक ड्राइवर को लगता है कि वहां पर जो भीड़ है वो गुस्सा आ गई है और वो मुझे मार डालेगी, तो आप भाग सकते हैं, लेकिन अन्य कारणों से आप सड़क को वहां से कैसे छोड़ सकते हैं भाई? भीड़ के गुस्से या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य वजह के कारण से परे को छोड़कर, यहां पूछा गया है भीड़ के गुस्से या उसके नियंत्रण से परे, मतलब परे का मतलब है को छोड़कर। इंग्लिश वाला देख लेते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ मोब फ्री और एनी अदर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल ड्राइवर में लीव द सीन ऑफ एक्सीडेंट, हाउएवर ड्राइवर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एक्सीडेंट to the nearest police station as soon as possible and within 24 hours of the incident on account of mob free and any other reason या अन्य beyond his control ड्राइवर में leave the scene, यानी कि यहां पर जो पर्सन आया है इसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो यहां पर प्रश्न संख्या 59 में ऑप्शन नंबर बी, भीड़ के गुस्से या उसके नियंत्रण से परे ऑन अकाउंट ऑफ मोब फ्री और एनी अदर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कोई अन्य कारण जो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो आप वहां से उस सीन को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, सही है, स्थल को छोड़ सकता है। हालांकि चालक को जल्द से जल्द उस घटना के 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को दुर्घटना की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल हम कह सकते हैं बी भी क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी मोटर यान अधिनियम, यानी कि बात हो रही है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की,
के प्रावधानों के अंतर्गत जारी ड्राइविंग लाइसेंस को उसकी समाप्ति की तारीख से उसका नवीनीकरण करवा सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं, ये जो टाइम था, जो 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उससे पहले का टाइम पूछ लिया। अभी जो वर्तमान समय में जो टाइम है वो 365 दिन पहले और 365 दिन बाद में इसका वर्तमान नियम जो है वो ये है। ओल्ड जो रूल है वो मैं बता दूं क्या है, ओल्ड रूल। और ये कहां पे है, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट है, इसकी जो धारा 1988, इसकी जो धारा 15 है, सेक्शन 15, ठीक है, इसमें रिन्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यू का उल्लेख किया गया है और वहां पे 30 दिन का उल्लेख है भाई। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस है उसको एक्सपायर होने के 30 दिनों के से पहले यहां पे उसको रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर 365 वाला नहीं आया है तो आपको 30 दिन ही करना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि आजकल आप जब आप ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाते हैं तो कौन सा फॉर्म भर के अप्लाई करते हैं, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, जिससे कि फॉर्म 2, 4, 6, 8, 9 जो भी है आप अपने हिसाब से बताइए। रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई फॉर्म नंबर, ये क्वेश्चन है मेरा, तो आप तुरंत प्रभाव से हैं वो आप इसका जो आंसर बता दीजिए। प्रश्न 61 है, भारत में मोटर वाहनों से संबंधित कानूनों को समेकित करने के लिए किस वर्ष मोटर वाहन अधिनियम 1939 को संशोधित किया गया। आप सभी को विदित होगा कि अंग्रेजों के काल में 1939 ये एक्ट चलता था मोटर व्हीकल एक्ट के नाम से, ठीक है। और इसमें जो प्रथम संशोधन हुआ है स्वतंत्रता के बाद में वो 1988 में हुआ है। और वर्तमान समय में हम जो भी कानून का पालन कर रहे हैं, जो भी कानून हमारे लिए बनाया गया है वो 1988 का बनाया गया है, 1988 का। और जो 1988 का जो अधिनियम है वो 1939 को अमेंडमेंट करके उसको समाप्त करके ही बनाया गया है ना। तो ये स्वतंत्र भारत का पहला जो मोटर व्हीकल एक्ट था 1988, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1939 जो है उसको संशोधित करके 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया। पर्सन संख्या आप लोगों के सामने यहां पे 52 आ गया। अभी 52, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूं, ठीक है। 52 है, मूल यातायात संकेतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी कौन सा सुमेलित है। पर्सन ऑप्शन नंबर 1 है, खतरे की चेतावनी, खतरा नाम आते ही त्रिभुज आ जाएगा और यहां वर्त दे रखा है, गलत हो जाएगा। नियामक यानी कि रेगुलेटरी यानी कि अनिवार्य संकेत गोल में होते हैं, त्रिकोण दे रखा है, गलत हो जाएगा। सूचनात्मक संकेत इंफॉर्मेटिव यानी कि चौकोर आकृति में आयत या वृत्त में वर्ग में होंगे, आयताकार साइन बोर्ड, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को पता होगा आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग उनके द्वारा जो रोड के संकेतों का प्रकाशन किया जाता है, वर्तमान में आप सभी को पता होगा आईआरसी जो है, आईआरसी का जो 67 नंबर का जो कोड 67 2012 इस टाइप से जो है 2012 में ये अमेंडमेंट हुए थे साइन, और ये साइन हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। और इनके तहत जो रोड साइन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में और आयत में और वृत्त में, ठीक है। तो 3 प्रकार के साइन है, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और तीसरा सूचनात्मक संकेत। तो तीनों का पूछ लिया गया कि कौन सा संकेत किस आकृति में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, बाकी ए और बी उल्टा लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 63 आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सड़क चिन्हों का सही मिलान करता है। स्टॉप लाइन, स्टॉप लाइन कहां होती है आप सभी को पता है, चौराहे के समीप जहां पे कोई क्रॉसिंग होती है वहां पे होता है स्टॉप लाइन, है ना। सतत रेखा जो मुख्य कैरिजवे की सीमाओं को चिन्हित करती है, सतत का मतलब है कंटिन्यूअस रेखा, कंटिन्यूअस लाइन विच मार्क्स द लिमिट्स ऑफ मेन कैरिजवे, जो सड़क के किनारे होती है, ये तो सरासरी गलत हो जाएगा भाई। गिव वे लाइन, गिव वे जो कि उल्टा त्रिभुज में होता है, जिसे हम यील्ड का साइन भी बोलते हैं, YIELD, और ये हमेशा चौराहों के पास होती है, जंक्शनों के पास होती है, और वो भी तिरछी बिंदीदार लाइनें होती है ना। तो यहां पर देखो जंक्शनों पर चिन्हित तिरछी दोहरी बिंदीदार यानी डबल डॉटेड लाइन मार्क्ड डायगोनली एट जंक्शन, यानी कि ये जंक्शनों पर चिन्हित तिरछी दोहरी बिंदीदार रेखा। ऑप्शन नंबर बी तो राइट है। तीसरे पे चलते हैं, बॉर्डर या एज रेखा, एक तो बॉर्डर होता है या हम कह सकते हैं एज जो किनारों के लिए होती है। जेब्रा क्रॉसिंग और चौराहों से पहले सड़क के पार चित्रित एक ठोस रेखा, यानी कि जो बॉर्डर होता है, लाइन जो होती है जो सड़क के किनारों को दर्शाती है,
जंक्शनों के पास में और चौराहे से पहले सड़क के पार चित्रित एक एकल ठोस रेखा जो होती है वो बॉर्डर या एज रेखा कहलाती है। तो सी क्या हो जाएगा, सॉरी, जो यहां पर देखो बॉर्डर और एज रेखा होगी वो तो रोड के किनारों पर होगी, है ना, और यहां कह दिया है कि जेब्रा या चौराहों के इससे पहले होती है, तो ये तो स्टॉप लाइन हो जाएगी भाई, ये है ना, ये क्या हो जाएगी, ये स्टॉप लाइन हो जाएगी पहले का आंसर। और ये जो बॉर्डर और एज रेखा है वो ये सतत रेखा हो सकती है, कंटिन्यूअस लाइन, है ना, तो ये उल्टा पुल्टा दे दिया, तो इसलिए सी और ए है वो दोनों गलत हो गए भाई, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। बॉर्डर या एज रेखा कंटिन्यूअस रेखा हो सकती है, स्टॉप लाइन हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग और चौराहों से पहले होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी गिव वे लाइन वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 आप लोगों के सामने आ चुका है। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है, ये साइन देखो गोल आकृति में मतलब कि कंपलसरी है, एरो इधर जा रहा है, कोई क्रॉस नहीं है, मतलब कि हमें इसको पालन करना है, और ये एक प्रकार का अनिवार्य संकेत है। क्रॉस होता तो रेस्ट्रिक्शन होता, और क्रॉस नहीं है तो मतलब कि हमें यह काम करना है। आप सभी को विदित होगा कि जो गोल आकृति में संकेत होते हैं, कई संकेत तो हमें यह कहते हैं कि आपको यह काम करना है, कई कहते हैं ये आपको नहीं करना। जिसे हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न के ऊपर क्रॉस का चिन्ह होगा, और कंपल्सरी हॉर्न में हॉर्न बनाया हुआ होगा केवल, है ना, तो यहां पर केवल एरो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो कंपल्सरी लेफ्ट टर्न, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, इंजन के नॉकिंग खटखटाने का संभावित कारण क्या हो सकता है। पहली बात तो यह कि नॉकिंग की जो प्रक्रिया होती है, नॉकिंग होता है वो केवल और केवल डीजल गाड़ी में होता है। अब ये क्यों होता है, डीजल की गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता में कमी होगी तो ये एक प्रकार की नॉकिंग की प्रक्रिया होगी। नॉकिंग की प्रक्रिया कभी भी पेट्रोल इंजन में नहीं होती है भाई, सबसे पहले तो इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरी बात यह है, डीजल इंजन जो होता है इसकी जो गुणवत्ता होता है, गुणवत्ता को हम मापते हैं C10 रेटिंग में, है ना। एक पेट्रोल गाड़ी होती है उसको हम मापते हैं ऑक्टेन रेटिंग में। दोनों ही चीजें हैं, अगर डीजल की C10 रेटिंग ज्यादा होगी, अच्छी होगी, तो वो डीजल आसानी से जलेगा, और उसकी गुणवत्ता कम होगी तो C10 रेटिंग कम होगी। यानी कि जो नॉकिंग की प्रक्रिया है, खटखट की आवाज है, तो वो होगा मतलब कि ईंधन की कम गुणवत्ता के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पे एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे हम लिए चलते हैं। इसके अलावा भी नॉकिंग के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर नॉकिंग की समस्या C10 रेटिंग कम होने के कारण या ईंधन की गुणवत्ता कम होने के कारण होती है, और केवल डीजल गाड़ी में होती है, बता दूं मैं आपको। प्रश्न संख्या 66, टायरों की केंद्र रेखा में पतला ट्रेड घिसाव वियर निम्नलिखित में से किस स्थिति को दर्शाता है। यानी कोई टायर है, वो टायर बीच में से घिस गया है, बीच में से, केवल बीच में से। मैंने आपको बताया था कोई टायर जो होता है कई बार साइडों से घिस जाता है, साइडों से घिसता है, किनारे और बीच में से। दो क्वेश्चन है बीच में, है ना। तो यहां पर देखो किनारे कब घिसेंगे, जब आपके गाड़ी के टायर में हवा कम होगी, हवा कम होगी तो किनारे, क्योंकि वो ज्यादा फ्लैट हो जाएगा, तो हवा कम होगी तो किनारे घिसेंगे, और हवा अधिक होगी तो वो बीच में से घिसेगा। तो यहां पर देखो ओवर इन्फ्लेटेड टायर, अधिक हवा भरे टायर, बिल्कुल ठीक है। अनुचित व्हील अलाइनमेंट अगर सही नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो दोनों साइडों से भी अलाइनमेंट खराब होने से भी तो घिस सकता है, लेकिन उस स्थिति से केवल हो सकता है कि एक किनारा घिसे, दोनों किनारे नहीं घिसे। दोषपूर्ण स्टीयरिंग निर्धारण अरेंजमेंट और कम टायर प्रेशर, देखो कम होगा तो क्या होगा, किनारे घिसेंगे, कम में क्या है, किनारे घिसेंगे। बात हो रही है सेंटर की, तो ये बीच में से इस कारण से ही घिसेगा। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, टायर में धब्बेदार पेची ट्रेड घिसाव वियर या फ्लैट स्पॉट निम्नलिखित में से किस स्थिति को इंगित करता है। यहां पर देखो दोषपूर्ण स्टीयरिंग निर्धारण, पहिया का दोषपूर्ण संतुलन, टो इन और टो आउट, यानी कि अनुचित वक्रता, यानी कि एक तो कैम्बर की बात हो रही है और एक के टो इन टो आउट की बात हो रही है। तो यहां पर पूछा है पेची घिसाव, यानी आपका जो टायर होगा, आपका जो टायर है उसका घिसाव कुछ इस प्रकार से होगा कि यहां से घिस गया, यहां से घिस गया, यहां से घिस गया, यहां से घिस गया, यहां से धब्बे से बन जाएंगे। तो वो किस कारण से होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है फॉल्टी व्हील बैलेंसिंग के कारण। अगर आपका टायर जो है उसको सही ढंग से बैलेंस नहीं किया गया है
तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किनारे घिसते हैं, किनारे घिसते हैं तो ये आपके किसके कारण हो सकता है आपके टो इन और टो आउट के कारण भी हो सकता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर सेंटर से भी ज्यादा घिस रहा है, किनारे भी घिस रहे हैं, तो ये एक प्रकार से अनवांटेड जो घिसाव होता है वो आपके कैम्बर और टो के कारण के मतलब बैलेंस में, या मतलब कि हम कह सकते हैं गाड़ी के टायरों का अलाइनमेंट अगर सही नहीं है तो घिसाव हो सकता है। लेकिन जो ये पेचे घिसाव है, जो धब्बे बनते हैं, कहीं से घिस गया कहीं से नहीं घिसा, तो ये होता है किसके कारण? व्हील बैलेंसिंग के कारण। इसीलिए गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग बहुत ही आवश्यक होता है। व्हील को बैलेंस करने के लिए एक वेट लगाया जाता है, व्हील बैलेंसिंग वेट। अब आप लोगों को यह बताना है कि व्हील बैलेंसिंग वेट कहां पे लगाया जाता है। मैंने कई बार प्रश्न इसको है जो हमारी क्लासों में बता दिया है, और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। व्हील को बैलेंस करने के लिए वेट लगाया जाता है, वो वेट कहां पे लगाया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। पहियों को संतुलित करने के लिए वेट लगाया जाता है, वो वेट कहां पे लगा होता है, ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में जवाब में बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं। टायर के घिसाव यानी कि वियर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? यानी कि यहां पे व्हील मिस अलाइनमेंट, कैम्बर वियरता, यानी कि कैम्बर वियर। कैम्बर वियर का मतलब क्या है? यहां पे टो वियर एक होता है, टो वियर एक होता है कैम्बर वियर। यानी कि आपका टायर जो है वो अगर घिसता है, कहां से? किनारे भी घिस सकते हैं, बीच में से भी घिस सकते हैं। तो यहां पर जो टायर होता है उसका जो विभिन्न प्रकार से जो घिसाव होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पर जो पूछा गया है कैम्बर वियर, ऑप्शन नंबर एक में जो है, इसका मतलब कैम्बर वियर का मतलब है टायर के किनारे या बीच में से जो है घिसेगा। टो वियर है उसमें भी किनारे घिस सकते हैं, लेकिन एक साइड से। किनारे अगर दोनों साइड से घिस रहे हैं तो वो टायर में हवा कम या ज्यादा होने के कारण घिसता है, यानी किनारों का घिसाव। एज वियर जो होता है, एज वियर जो होता है वो यहां पर टायर में हवा कम होगी तो घिसता है। तो ऑप्शन नंबर एक तो ठीक है, लेकिन एक मिनट, एज वियर यानी किनारों का घिसाव, कम टायर प्रेशर, यानी कि टायर का प्रेशर जो है कम होगा तो क्या होगा? पहली बात तो यार ऐसे कैसे देखो, एज वियर यानी किनारे घिसेंगे, अंडर इन्फ्लेशन, है ना? तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर एक है। पूछा क्या है? टायर के घिसाव वियर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत पूछा है? बिल्कुल ठीक, सी ठीक है। टो वियर, टो वियर किसके कारण? व्हील अलाइनमेंट, ठीक है। कैम्बर वियर ये भी ठीक है, यानी तीनों ठीक हो गए। पेच वियर, धब्बे किसके कारण बनते हैं? ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स, यानी कि अधिक हवा भरे हुए टायर, यानी कि जो पेच वियर होता है ये इसके कारण नहीं होता। पेच वियर होता है व्हील जो मतलब कि बैलेंस होता है ना, व्हील बैलेंसिंग के कारण। व्हील बैलेंस अगर गलत होगा तो ये पेच वियर होगा, धब्बे। अभी पीछे वाला जो प्रश्न आया था उसी के अनुसार, उसी के आंसर के आधार पे आप इस प्रश्न का जो आंसर है वो दे सकते हैं। पेच वियर यानी धब्बे बन जाते हैं। मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया था ना, पिछले प्रश्न में क्या बताया था? यहां से एक धब्बा बन गया, यहां पे घिस गया, यहां पे घिस गया, यहां पे घिस गया। जो पेच वियर यानी धब्बानुमा जो घिसाव होता है वो व्हील का सही बैलेंस नहीं होने के कारण होता है। तो बाकी तीनों ठीक है। कैम्बर और टो दोनों प्रकार का जो घिसाव है वो व्हील के अलाइनमेंट के कारण होता है। हवा ज्यादा होगी तो सेंटर से घिसेगा, हवा कम होगी तो किनारे घिसेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 69 हमारे सामने आ चुका है। वाहन इंजन शब्दावली में निम्नलिखित में से कौन सा सीआरडीआई का पूर्ण रूप है? सीआरडीआई नाम आते ही पहली बात तो ये जो सीआरडीआई होता है ना वो डीजल गाड़ी में होता है। अब आप लोग एक कमेंट सेक्शन में चीज ये बता दीजिए कि ये जो सीआरडीआई होती है, सीआरडीआई किस प्रकार मतलब कि कहां लगी होती है? ये किन दो भागों के बीच में? जैसे मैं कहूं टंकी, फ्यूल पंप, फ्यूल फिल्टर, या नोजल पाइप, या फ्यूल इंजेक्टर, है ना? तो यहां पर सीआरडीआई को कहां पे लगाया जाता है? ये किसका पार्ट है और गाड़ी के अंदर ये कहां पर स्टेब्लिश की जाती है ना? तो तुरंत अगर आपको पता तो बता दीजिए किन दो जो है इंजन के पार्ट्स है जिनके मध्य सीआरडीआई लगाई जाती है। उस सीआरडीआई से क्या होता है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जिन गाड़ियों में सीआरडीआई लगी रहती है उन जो इंजन होती है वो एक तो बहुत कम आवाज करते हैं, और दूसरी बात उनमें लो इमिशन यानी कम उत्सर्जन, कम धुआं देती है। जो फ्यूल होता है उसका बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से उपयोग है वो करते हैं, यानी कि फ्यूल को पूरा जलाने में सीआरडीआई काम करती है। पूरा कैसे जलाते हैं? सीआरडीआई क्या करती है, एकदम आपकी जो गाड़ी है
वो अचानक से डीजल ज्यादा या कम कैसे खाएगी? ज्यादा कब खाएगी? जब आप अपनी गाड़ी का जो एक्सीलरेटर है उसको अचानक से दबा दोगे। आपकी गाड़ी का एक्सीलरेटर माना कि 20 की स्पीड से चल रही है, आपने अचानक एक्सीलरेटर को दबा दिया 80 के जितना, तो गाड़ी पे अचानक लोड पड़ेगा ना, इसीलिए वो तेल ज्यादा खाएगी। लेकिन सीआरडीआई जो इंजन होगा उसका आप एक्सीलरेटर पूरे तुरंत दबा सकते हो, लेकिन गाड़ी की स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती ही बढ़ेगी, अचानक नहीं बढ़ेगी। यानी कि आप एक्सीलरेटर तुरंत दबाते हैं तो भी उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं सीआरडी जो इंजन होगा या सीआरडीआई जिसमें लगी होगी उस इंजन में एक तो गाड़ी में फ्यूल को अच्छे तरीके से दहन किया जाएगा, यानी फ्यूल की पूरी जो इफिशियंसी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, और लो इमिशन और कम से कम धुआं, कम से कम उत्सर्जन, कम से कम जो साइलेंसर्स हैं, जो उत्सर्जित होने वाले पदार्थ है वो यहां पे आएंगे। तो यहां पर पूछा है सीआरडीआई का पूरा नाम, हमने बाकी एक्स्ट्रा चीजें भी यहां पे पढ़ी है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 69 सीआरडीआई का पूरा नाम, डी से कई लोग डीजल करते हैं लेकिन बता दूं डायरेक्ट होता है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। डीजल तो पहले ही गलत हो गया, इसमें भी डीजल गलत हो गया, डिस्क्रीट ये भी गलत हो गया, तो तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अभी एक होता है एमपीएफआई, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, आई का दोनों में ही इंजेक्शन है भाई, है ना, लेकिन एफ का इसमें फ्यूल है, पी का मल्टी पॉइंट है ना, और इसमें सीआरडी का डायरेक्ट है ना कि डीजल। और इसमें आप ऐसा समझेंगे कि भी इसमें डीजल हो जाएगा इसमें पेट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। एमपीएफआई आप इसको ध्यान में रखने के लिए याद कर सकते हैं कि सीआरडीआई जो इंजन है इसमें डी मतलब कि डीजल इंजन में होती है, एमपीएफआई का पी मतलब कि पेट्रोल इंजन में होती है, लेकिन दोनों में ही नाम में स्पेलिंग अगर आप पेट्रोल या डीजल करेंगे तो गलत हो सकता है। सीआरडी का पूरा नाम है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन और एमपीएफआई का पूरा नाम है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, है ना। तो यहां पर दूसरी बात, एक बात यह भी याद रखनी है, मैंने अभी आपको बताया था सीआरडीआई किन दो भागों के बीच में होती है, तो एक साइड में तो फ्यूल एफआईपी फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है और दूसरी साइड में इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो सिलेंडर सॉरी इंजन के टैफिट जिसे हम कहते हैं ना वहां पे लगा रहता है इंजेक्टर, तो इन दोनों भागों के बीच में ये सीआरडीआई लगी रहती है। सीआरडीआई में क्या होता है, फ्यूल इंजेक्ट, जिस गाड़ी में सीआरडी नहीं होगा उसमें जो फ्यूल पंप होता है वहां से तेल सीधा इंजन में अलग अलग पाइपों के माध्यम से, जैसे कि कोई गाड़ी है 4 सिलेंडर वाली है तो फ्यूल पंप से 4 पाइप निकलेगी, फ्यूल इंजेक्शन पंप से क्या है 4 निकलेगी। अगर सीआरडीआई है तो इसमें से एक ही पाइप यहां आई और यहां से 4 निकलेगी। अगर ज्यादा पाइपें सीआरडीआई से निकल रही है मतलब सीआरडी इंजन है, और ज्यादा पाइपें सीधी फ्यूल इंजेक्शन पंप से निकल रही है मतलब इस गाड़ी में जो है सीआरडीआई नहीं है। तो यानी कि जो नोजल पाइप है उनको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सी गाड़ी सीआरडीआई है कौन सी नहीं है, और ये प्रश्न आपकी वाइवा में भी पूछा जा सकता है, वाइवा में भी कई बार पूछा जा चुका है भाई, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 69 का ए हो जाएगा भाई। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा सीआरडीआई इंजन का गुण नहीं है? सीआरडीआई इंजन बेहतर ईंधन क्षमता, आपने सीआरडी का इस्तेमाल किया तो जो डीजल होगा उसको आप बेस्ट यूज उसका करेंगे। अधिक उत्सर्जन, यह गलत हो जाएगा देखते ही, ये कम उत्सर्जन होगा भी यहां पे, है ना, ये इसका उल्टा इसकी विशेषता में कम उत्सर्जन आएगा। लो इमिशन, कम कंपन और ध्वनि, और जो गाड़ी है वो साइलेंट मोड में रहेगी, ऑप्शन सी भी ठीक है। बेहतर ईंधन दहन, और जो फ्यूल है उसको अच्छी तरीके से दहन करवाया जाएगा। ये सारे के सारे किसके जो है मतलब कि गुण है, ये सीआरडीआई के हैं, है ना। डीजल गाड़ी भी आजकल बहुत साइलेंट चलती है आपको पता होगा, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहां पे बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 आप लोगों के सामने आ चुका है। नेविगेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली स्थापित की है? नेविगेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी दृष्टिकोण से इस प्रकार की जो आवश्यकता है उसको लेकर इसरो ने नाविक और एक गगन दोनों जो है ये प्रणालियां हैं इनको स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। हालांकि ये जीके का क्वेश्चन है भाई, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 72 आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना दावा और दावा न्याय अधिकरण से संबंधित है? तो यहां पर मैक्ट का नाम आपने सुना होगा, MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और अगर सामने वाली पार्टी या कंपनी आपको क्लेम नहीं दे रही है
तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो आप लोग मैक्ट में अपना जो दावा कर सकते हैं, मैक्ट में आप केस कर सकते हैं। और मैक्ट एक प्रकार का न्यायालय है जो कि आपको आपके नुकसान की भरपाई करवाने में मदद करता है, कानूनी अधिकार है वो दिलाता है, आपको न्याय दिलाता है, जिसे हम मैक्ट यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल दावा न्याय अधिकरण, जो कि धारा 165 के तहत इसकी स्थापना की गई है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है भाई, है ना। माना कि दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में बीमा क्लेम नहीं हो पा रहा है और कंपनी मना कर रही है, तो आप मैक्ट के अंदर जो है इसकी शिकायत कर सकते हैं और आप अपना केस करके क्लेम कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है मैक्ट। यानी कि आप अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ मामला आ गया है तो आप साधारणतः न्यायालय में जाते हैं, तो वहां पे तो साधारण मामले सुने जाएंगे, या वहां पे तो जो कचरा वचरा है वो होगा। एक ऐसा भी तो न्यायालय होना चाहिए जहां पर स्पेसिफाइड केवल गाड़ियों से, जो गाड़ियों से संबंधित मामले होते हैं वही जाए, उनके दुर्घटना उनके क्लेम के संबंध में, तो ये मैक्ट में जाते हैं भाई। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन चोरी की सुरक्षा से संबंधित नहीं है? स्पीड गवर्नर, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर। देखो सबसे पहले स्पीड गवर्नर जो है स्पीड को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? स्पीड को कंट्रोल करता है, चोरी को कंट्रोल नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम एक प्रकार से सेफ्टी फीचर है, गाड़ी की सुरक्षा करता है और गाड़ी को एक सिंगल क्लिक में गाड़ी को लॉक करने का काम करता है, जो उसके बाद वहीं से खुलेगी, अन्यथा नहीं खुलेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की सुरक्षा होती है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, गाड़ी के अंदर जीपीएस लगा रहता है, जीपीएस की चिप ऐसी जगह होती है कि ज्यादातर चोरों को पता ही नहीं चलता कि जीपीएस लगा कहां पे है। अब मान के चलना जीपीएस को लोग पता नहीं लगा पाते कि वो कहां लगा हुआ है, उसकी चिप कहां लगी हुई है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत आप जीपीएस के तहत गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, अगर चोरी भी कर लिए तो वो कहां गया है। चौथा, इंजन इमोबिलाइजर। ये क्या होता है? आजकल जो आधुनिक गाड़ियां होती है, इनके इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी काम में आती है। आप देखते हैं कई गाड़ियां होती है केवल उसी चाबी से खुलती है, चाहे आप उसकी हूबहू नकल की सेम चाबी दूसरी बनवा के क्यों ना ले आए, क्योंकि उस गाड़ी की चाबी में चिप लगी रहती है। और जैसे आप किसी गलत चाबी को आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका इंजन है वो मतलब कि लॉक हो जाएगा और इंजन स्टार्ट नहीं होगा। उसे हम कहते हैं इंजन इमोबिलाइजर, यानी कि एक प्रकार का सेफ्टी फीचर है जिसमें इंजन लॉक हो जाएगा और सेम चाबी जब तक नहीं मिलेगी तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? गाड़ी को चोरी होने से बचाता है, वह यह सुरक्षा फीचर की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पीड कंट्रोल। अब एक चीज आप बता दीजिए, स्पीड गवर्नर जो होता है वो किन किन लोगों ने देखा है? गाड़ी के अंदर स्पीड गवर्नर कहां पे लगा होता है? ये जो जवाब है आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए। देखते हैं कौन कौन जो लोग हैं वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे प्रश्नों के जो है सवालों के जवाब आप देते हैं, तुरंत छाप दीजिए। देखते हैं कौन कितना क्या अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है अभी, है ना। पढ़ाई जो अच्छी पढ़ाई करते हैं वो बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। एक पर्सन मैंने आपको पहले भी पूछा था कि अगर आप अच्छा यार एक चीज मैंने आपको गलत बता दी थी यार, है ना, वो मैं आपको यहां पे करेक्शन कर देता हूं। जो भी साथी है मैं माफी चाहूंगा। एक पर्सन मैंने आपको बताया था धारा 134 जो है, धारा 134 एक ड्राइवर के ड्यूटी होती है, ड्यूटी ड्राइवर की, है ना। और इसका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो कौन सी धारा का उल्लंघन होता है, मतलब कौन सी धारा के तहत आप एक अपराधी माने जाते हैं, ये मैंने पूछा था। तो दुर्घटना से संबंधित अपराध करने पर, धारा 134 का उल्लंघन करने पर आपके तहत धारा 187 लागू होती है, जिसमें जुर्माना 5,000 रुपए या 6 महीने की कैद या दोनों चीजें होती है। धारा 186 तो होता है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अगर चोट लगी हुई है, हाथ पांव टूटे हुए हैं, फिर भी वो गाड़ी चलाता है, तो वहां पे पहली बार में 1,000, दूसरी बार में 2,000 का जुर्माना आप लोगों के ऊपर लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है धारा 134 का उल्लंघन करने पर धारा 187 लागू होगी और 5,000 का जुर्माना या 6 महीने की कैद का प्रावधान है। ठीक है, दूसरी बार करेंगे तो 10,000 का जुर्माना और 12 माह आपको जेल में जाना पड़ सकता है, जहां मोटे मोटे मच्छर आपको काटने के लिए रेडी बैठे हैं। धारा 186 क्या है? धारा 186 तो मानसिक रूप से बीमार अगर कोई ड्राइवर है और फिर भी गाड़ी चलाता है, वो आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो यहां पर धारा 186 होती है। तो इसका मैंने बता दिया। अब मैंने आपको अभी किसका सीआरडीआई का पूछा, वो आपको पता ही होगा सीआरडीआई कहां लगी रहती है, मैंने अभी आपको बता दिया है। सीआरडीआई ये कहां लगी रहती है? एक साइड में एफआईपी होता है और दूसरी साइड में जो है इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर।
इंजेक्टर। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न आया है किसका, स्पीड गवर्नर का। तो इसका जो जवाब है स्पीड गवर्नर का, ये बता दीजिए आप कहां पे लगा होता है। मैं एक दो प्रश्न के बाद में इसको बता दूंगा। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे नहीं है। पहली बात तो देखो, नाम आया है हाइब्रिड, एक आया इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे नहीं है। यानी कि आप सभी को पता होगा हाइब्रिड का मतलब ही दो चीजों से है, दो मेथड है, वो चाहे डीजल या पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक हो सकता है ना। यानी आप चाहे तो बैटरी से चलाएं, चाहे तो आप इसको डीजल इंजन से या पेट्रोल इंजन, दोनों में से किसी एक से चला सकते हैं, या सीएनजी से भी चला सकते हैं। जब कोई भी गाड़ी उसको चलाने के लिए जो पावर मिलती है वो अगर दो मेथड से प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि सीएनजी प्लस पेट्रोल जो गाड़ी होती है वो भी एक प्रकार की हाइब्रिड कार है। हाइब्रिड सीएनजी कार उसको कह सकते हो आप। यानी कि हाइब्रिड का मतलब ही जब उसको दो तरीके से चलाया जा सकता है, यानी बैटरी चार्ज है तो बैटरी से चलाओ, वरना आप पेट्रोल या डीजल से चला सकते हैं, जैसे कि सीएनजी गाड़ियां होती है, वो भी एक प्रकार की हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ही दो चीजें मिली हुई है, उनको हाइब्रिड कहा जाता है। तो यहां पर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे नहीं है। आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर भी होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन है। बैटरी पैक, अब इलेक्ट्रिक वाहन है तो ये बैटरी पैक भी होगा, बैटरी भी चाहिए इसको। तो ये तीनों क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि एक हाइब्रिड जो कार होगी उसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे। आप यहां पर प्रश्नों को ध्यान से देखना, आप लोग कई है जो है वो क्या कर रहे हैं, एक को राइट लगा के आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न में क्या है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, एक ऐसी कार जिसमें मतलब कि कार है वो लाइट से भी चलती है, लाइट से भी चलती है। इसका मतलब क्या है, उसमें कोई ना कोई दूसरा मेथड भी है उसे चलाने का, तो हो जाएगा आंतरिक दहन इंजन भी होगा उसमें, वो चाहे सीएनजी से चले, पेट्रोल से चले, चाहे वो डीजल से चले। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। प्रश्न संख्या, अभी स्पीड गवर्नर का जवाब बहुत कम लोगों ने दिया है भाई, एक लोग जब तक सही आंसर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा भाई। प्रश्न 75, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डीईएफ, जिसे हम एड ब्लू के नाम से भी जानते हैं, एड ब्लू है ना, टैंक को किस श्रेणी के वाहनों में फिट किया जाता है। आप सभी को विदित होगा, यहां पर देखो प्रश्न का जवाब भी कंफ्यूज करके रख दिया यार, VS4 5 6 3 सभी कुछ आ गया है, लेकिन अधिकांशतः जो इस्तेमाल हो रहा है वो हम यार अभी क्या ही बताएं, है ना। अब वही बात कि PUCC जो होता है, जो BS6 जो वाहन होते हैं BS6 के, इनकी 12 माह होती है, लेकिन कई की जगह 6 माह भी आ जाता है ना। तो अब 6 माह को भी राइट आंसर मान लेते हैं, 12 माह इसी प्रकार से। तो यहां पर ये DF का है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। आप सभी को पता होगा कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जिसे हम यूरिया के नाम से जानते हैं, हालांकि इसमें केवल यूरिया नहीं होती, यूरिया और यूरिया प्लस पानी होता है, अब इसमें है ना, दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें यूरिया का जो परसेंटेज होता है 32.5 और पानी का मिश्रण होता है वो 67.5 यहां पे होता है। ठीक है, लेकिन बात आई है कि डीएफ का इस्तेमाल है कौन सी श्रेणी के वाहनों में होगा। तो यहां पर BS4 और 6 दोनों ही जवाब है, लेकिन अगर दोनों चीजें आई है तो प्राथमिकता हम BS6 को देंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, मैं बता रहा हूं, बाकी ये थोड़ा ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन लग रहा है ना। तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग भी बताइएगा, है ना, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन आपके पास में अगर आंसर है तो आप जरूर बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 76, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डीएफ टैंक के अंदर होता है, अभी बताया था यूरिया और पानी होता है ना, यूरिया और वी आयनीकृत पानी, यूरिया, अमोनिया और वी आयनीकृत पानी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और यूरिया। तो डी गलत है, अमोनिया ये गलत है, यूरिया केवल गलत है, ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। यानी यूरिया एंड डी डायोनाइज्ड वाटर, डायोनाइज्ड वाटर ये नाम भी याद रखना भी, यूरिया एंड डायोनाइज्ड वाटर। आपको मैंने अभी बता दिया था यूरिया कितनी होती है 32.5, डायोनाइज्ड वाटर कितना होता है 67.5। देखो एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन आ गए हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये लो, भारत में राष्ट्रव्यापी उत्सर्जन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद रेस्पेक्ट टू नेशन वाइड इमिशन नॉर्म्स ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रव्यापी उत्सर्जन मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। बात हो रही है भारत स्टेज के बारे में, जिसकी शुरुआत भारत स्टेज फर्स्ट के रूप में 2000 में की गई थी। BS जो सेकंड था इसकी शुरुआत यहां पे 2001 में हुई थी। 3 जो था 2003 में हुई थी। 4th जो था शुरुआत 2010 में हुई थी।
लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि ये पूरे भारत में कौन सा कब लागू हुआ। तो यहां पर मामला फंस जाता है। तो यहां पर आप सभी को विदित होगा कि इनका आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि अभी वर्तमान में BS6 चल रहा है, तो BS6 की शुरुआत कब हो गई थी, तो ये इसका आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि BS2 2001 में स्टार्ट हो गया, पूरे भारत में 2005 में लागू हुआ, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक बिल्कुल। 2003 में तीसरा आया, लेकिन संपूर्ण भारत में 2010 में लागू हुआ, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ये भी ठीक है। फोर्थ जो है वो 2010 में आया था, पूरे भारत में 2017 में लागू हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। और 5 है वो लागू हुआ ही नहीं था, तो ये भी गलत है। तो दो आंसर सही हो रहे हैं देखो इसमें, है ना। वर्ष में भारत स्टेज 2 लागू हुआ, भारत स्टेज 3 और 2। अच्छा, तो भारत स्टेज जो फर्स्ट था वो संपूर्ण भारत में 2001 में 14 शहरों में लागू हुआ, 2005 में तीसरा आया, 5 में, तो तीसरे को संपूर्ण भारत में 10 में लगे। बिल्कुल ठीक है यार, ये दोनों इक्वेशन सही है भाई। इसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, अभी मैं आपको बता सकता हूं, है ना। ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि भारत स्टेज जो है एक प्रकार का उत्सर्जन मानदंड है, और भारत स्टेज ये कहता है कि आपकी गाड़ी कितना पोल्यूशन कर सकती है ना। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैटालिटिक कन्वर्टर का संबंध इसी से है, और कैटालिटिक कन्वर्टर की शुरुआत जो है भारत में। चलो एक नया प्रश्न पूछता हूं आपसे, भारत में कैटालिटिक कन्वर्टर की शुरुआत भारत स्टेज 1st, 2nd, 3rd एंड 4th में से किस स्टेज में कर दी गई थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, और राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर 2021 का एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मैंने आपको कई बार इसको बताया भी दिया है। तो कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 77 का ए और बी दोनों है, ऑब्जेक्शन है भाई, बिल्कुल। मैं आगे लिए चलता हूं आपको। दूसरी बात, जो भारत में भारत स्टेज है, BS स्टेज है, वो यूरो की तर्ज पे काम करता है, यानी यूरोप की तरह, है ना। तो ये भी आपको याद रखना। टैफिट ध्वनि एक शब्द है जिसका उपयोग वाहन के किस घटक से आने वाली ध्वनि के रूप में किया जाता है। तो टैफिट, इंजन के जो वाल होते हैं ना, इंजन वाल, उनको हम टैफिट भी कह सकते हैं भाई, समझ गए क्या। इंजन जो वाल होते हैं, इनको बंद और खोलने के लिए, बंद करने के लिए, यानी क्लोज एंड ओपन, ये प्रक्रिया करने के लिए टैफिट लगे रहते हैं। वो ये टैफिट क्या है, लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। टैफिट को ऑपरेट कौन करता है, कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए। टैफिट होते हैं एक प्रकार के हुक होते हैं, जो कि ऑपरेट होते रहते हैं लगातार इंजन को खोलने और बंद करने के लिए। अब एक है कि बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, बंद तो वाल अपने आप स्प्रिंग से होते हैं, केवल इनको खोला जाता है, किसके द्वारा, टैफिट के द्वारा। तो आप लोग ये बता दीजिए कि ये टैफिट है, इनको ऑपरेट कौन करता है, कौन सी शाफ्ट से किया जाता है ना। ये प्रश्न एक नया शब्द आ गया है। अब मैं आपको बता दूं स्पीड गवर्नर का, जो पहले मैंने आपको पूछा था, स्पीड गवर्नर का। स्पीड जो गवर्नर होता है, स्पीड गवर्नर होता है, ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम का पार्ट है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम का, है ना। फ्यूल सप्लाई सिस्टम का पार्ट है सिस्टम। और ये क्या करता है, FIP जो होता है, FIP की बाद लगा रहता है, और इसके कारण क्या होगा कि ये तेल की सप्लाई को कंट्रोल करेगा, तेल फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करेगा, तो स्पीड अपने आप नहीं बढ़ेगी, है ना। तो आप कह सकते हैं कि स्पीड गवर्नर जो है वो फ्यूल सप्लाई का पार्ट है, और FIP के बाद और इंजन से पहले लगा रहता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब टैफिट की बात आ गई है। तो टैफिट होता है इंजन के वाल्व को खोलने का काम करता है, तो ये किसका पार्ट हो गया, इंजन का पार्ट आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80, प्रश्न संख्या 79 आ गया अभी। संचरण नेविगेशन शब्दावली में GPS का फुल फॉर्म, GPS जो कि जिसका पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम GPS का इस्तेमाल करते हैं, जब हम रूट देखते हैं, गूगल मैप जो ओपन करते हैं ना, वो GPS ही है, जो कि किसी भी गाड़ी की एक रियल लोकेशन है उसको शेयर करता है ना। और हमें सैटेलाइट के माध्यम से यह डायरेक्शन देता है कि कौन सा आदमी वर्तमान में कहां पर है, या कोई भी स्थान है, हम वहां से किस दूरी पर है और किस माध्यम से जा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें GPS के आधार पर ही जो है, मतलब कि उनके आधार पर ही उनको देखा जा सकता है। दूसरी बात, वर्तमान में GNSS, है ना, तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो चल रहा है, जिसमें फास्टैग के स्थान पे GNSS को लागू किया जा रहा है, तो ये GPS आधारित है ना, तो उनमें भी GPS सिस्टम को लागू किया जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। प्रश्न संख्या 80,
ऑटोमोबाइल उपयोग के लिए निर्धारित डबल एंडेड ओपन जोर इंच, डबल एंडेड स्पिनर्स बोलचाल की भाषा में जिसे दो मुंह वाला पाना कहा जाता है, डी स्पिनर की बात हो रही है अभी, डी स्पिनर की बात हो रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छा सा बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं अच्छा कलाकार नहीं हूं, ये मुझे पता है, तो अच्छा बनेगा नहीं, बन गया। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पाना जो दोनों साइड से डी आकार में बना हुआ होगा, तो उसकी माप क्या हो सकती है, या उनमें से कौन सा संयोजन नहीं होता, यह आपको बताना चाहिए। तो जैसे कि संयोजन की बात करता हूं तो 12-14 का हो सकता है, 13-14 का भी होता है, 14-15 का भी होता है, 14-16 का नहीं होता। अभी 12-14 का हो गया और 16-18 का होता है ना। जहां तक मुझे नॉलेज है और जहां तक मेरी जानकारी है वहां तक मैंने ये देखे हैं, 13-14 का भी होता है, 14-15 का भी होता है, लेकिन 14-16 का नहीं होता, 16-18 का होगा। तो ये ऑप्शन में ये डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में कोई पुख्ता नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये तो एक रैंडम क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज वाला, कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, ऐसी चीजें। फिर भी हम कोशिश करेंगे भी, इस पर्सन को हम थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूं भी, है ना, इस पर्सन को मैं होल्ड कर लेता हूं। जैसे आंसर मिलेगा मैं आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके अपडेट दे दूंगा। और इसके अलावा ये जो 30 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनमें अगर कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। डाउट क्लियर का जो मैसेज होगा मैं कहां भेजूंगा, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में, दूसरा टेलीग्राम चैनल पे, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप भारत में होने वाली किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों चैनल आप लोगों के लिए काफी काम का है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप study@home.classx.co.in इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा। बहुत ही शानदार कॉन्टेक्ट है, आप इस वेबसाइट के ऊपर आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा एक ऑल इन वन पैक ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम 2024 के नाम से चल रहा है, जो कि सभी भर्तियों के लिए बहुत ही शानदार और लाजवाब, बहुत ही जो है शानदार अच्छे लेवल का कंटेंट है, हम आपको घर बैठे प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो क्लासेज है, क्लास वाइज पीडीएफ नोट्स हैं, हमारी हेवी ड्राइवर की बुक्स जो है, फुल मॉक टेस्ट है, पुरानी भर्तियों की जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उनका सॉल्यूशन है, सब कुछ हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें आपको ड्राइविंग पार्ट और व्हीकल मेंटेनेंस पार्ट को करवा रखा है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की वैलिडिटी 12 महीने रहेगी। शुल्क आपको यही मात्र 300, 400, 450, 500 के आसपास का जो शुल्क है वो आपको पे करना पड़ेगा, और घर बैठे बेहतरीन तैयारी का मौका आपको मिलता है। कोई भी क्वेरी हो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो अभी के लिए इतना ही, अभी मैं विदा चाहूंगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा, जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनकी डेफिनेशन आपको कितनी समझ में आई, आप अपना फीडबैक जो रिव्यू है हमारे लिए जरूर भेजिएगा। हम आपकी फीडबैक की, रिव्यू की जो है अहमियत रखते हैं, और बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप अपना जो पॉजिटिव फीडबैक है हमारे लिए शेयर करें। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे आप हमें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।